ये क्रोनिक डिसऑर्डर है, ये भी आ सकता है। ओटाइटिस मीडिया के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेनिया डिजीज यहाँ पे इस चैप्टर का है। सो मेनिया डिजीज क्या है? ये क्रोनिक डिसऑर्डर है इनर ईयर का, जहाँ पे ट्रायड सिम्टम देखने को मिलता है। कंपटीशन में या फिर 1 मार्क्स के जब क्वेश्चन आएगी तो आपसे यही चीज़ें पूछेगा कि इसमें ट्रायड सिम्टम रहता है, वर्टिगो रहती है, टिनिटस रहता है एंड हियरिंग लॉस पेशेंट में देखने को मिलता है। इस कंडीशन को हम लोग मेनियर डिजीज बोलते हैं। क्यों होता है बताऊंगी। तो बस इतना याद रखना कि जब भी मेनियर डिजीज की बात होगी तो पेशेंट में ट्रायड सिम्टम रहेगा ही रहेगा, चक्कर खा के वो चक्कर आते रहेगा उसे, साथ ही साथ टिनिटस एंड हियरिंग लॉस। इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू इंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स और हाइड्रोप्स ऑफ लेबिरिंथ। इनर ईयर को हम लोग लेबिरिंथ भी बोलते हैं। और यहाँ पे हमने देखा था कि बोनी पार्ट है ये वाला, और ये इधर छाते की तरह जो है उसे हम लोग मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ बोल रहे थे। यहाँ पे जो फ्लूइड है उसे हम लोग पेरिलिम्फ बोल रहे थे, एंड जो यहाँ पे फ्लूइड है उसे इंडोलिम्फ। तो इंडोलिम्फ नॉर्मल अमाउंट में है हमारे ईयर में, बट अगर ये ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को हम लोग मेनिया डिजीज बोलते हैं। और यही मेनिया डिजीज क्योंकि इंडोलिम्फेटिक ज़्यादा हो रहा है तो वही इसीलिए इसे इंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स या फिर हाइड्रोप्स ऑफ लेबिरिंथ भी बोलते हैं। तो सेकेंड नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। और इन तीनों के भी जब बात आएगी तो यही ट्रायड ऑफ सिम्टम देखने को मिलेगा। कौन कौन सा? वर्टिगो, टिनिटस एंड हियरिंग लॉस। इडियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर अगर देखें क्यों होगा मेनियर या फिर क्यों इंडोलिम्फ ज़्यादा हो रहा है, तो देखो एग्जैक्ट जो कॉज है मेनियर डिजीज का वो किसी को नहीं पता, अभी तक अननोन है, बट रिसर्च चल रही है। पर फिर भी रिसर्च से ही कुछ चीज़ें पता चली, उसमें ये जो फ्लूइड है उसका हाइपर सिक्रेशन या फिर हाइपो सिक्रेशन की वजह से ऐसा देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाए इंडोलिम्फ का, मेन तो कॉजेज यही है, तो भी ये मेनिया डिजीज लीड करेगा। मेनली हमें यहाँ पे कॉजेज, क्योंकि कॉजेज नहीं पता, मेनली यहाँ सिम्टम कि 3 तरह का सिम्टम रहता है उस पर ध्यान देना है। सो इंक्रीज ये इंडोलिम्फ की वजह से वो तीनों सिम्टम देखने को मिलेगा जिसे हम लोग मेनिया डिजीज बोल रहे थे। साथ ही साथ वायरल इन्फेक्शन हो हर्पिस विरिडी की वजह से तो भी ये मेनिया डिजीज लीड करता है। साथ ही साथ इम्पेयरमेंट माइक्रोवेस्कुलर जो मिडल ईयर का है वो भी, उसमें भी इम्पेयरमेंट ज़्यादा फ्लूइड दे देगा तो ये ज़्यादा हाइड्रोप की कंडीशन हो सकता है और मेनिया का ट्रायड सिम्टम दिखाएगा। और एक सबसे आसान और इजी सोडियम रिटेंशन, क्योंकि सोडियम अगर ज़्यादा है बॉडी में ना देन वो वाटर ज़्यादा रिटेन करेगा और वही ईयर में भी ज़्यादा वाटर रिटेन कर लेगा, देन हाइड्रोप्स की कंडीशन इंडोलिम्फ ज़्यादा हो जाएगी और मेनिया डिजीज लीड करना। तो ये था आपका कॉजेज। मेन कॉजेज अभी भी नहीं पता। रिस्क फैक्टर मोस्ट कॉमनली डेवलप बिटवीन 40 से 60 ईयर में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। अदर रिस्क देखें तो ट्रॉमा, मिडल ईयर इन्फेक्शन हो गया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, हाई अगर कोई कंजप्शन एल्कोहल का कर रहा है या फिर स्मोकिंग ज़्यादा कर रहा है तो भी ये लीड करता है। मेनली कंसनट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से, वही कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा तो ऑस्मेटिक है कि ज़्यादा ये एल्कोहल कोई ज़्यादा ले रहा है तो जो वहाँ पे बैरियर है, आगे बताऊँगी, वो बैरियर क्रॉस करके लेबिरिंथ के वो मेम्ब्रेन एंड वेसल का वो बैरियर वो क्रॉस करके चला जाता है वहाँ पे इनर ईयर में, और इनर ईयर में जब ज़्यादा जाएगा तो ये प्रेशर ज़्यादा रहने की वजह से भी, मतलब कंसनट्रेशन ज़्यादा की वजह से फिर वही हाइड्रोप्स की कंडीशन करवा सकता है। तो इस तरह से एल्कोहल ईयर को अफेक्ट करता है, आपको पता होना चाहिए। पैथोफिजियोलॉजी अगर देखें तो द ईयर इज ड्रिवन, मतलब कैसे होगा ये डेवलप कैसे हो रहा है, तो ये एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ इंडोलिम्फ विद इन द इनर ईयर वही लीड करता है, आगे प्रोग्रेस करेगा। क्या हो रहा है? इडियोलॉजिकल फैक्टर जैसे सोडियम रिटेंशन या फिर एल्कोहल कोई ज़्यादा ले रहा है जिसकी वजह से जो इंडोलिम्फ का एब्जॉर्प्शन या प्रोडक्शन जो होना चाहिए था उसमें अल्ट्रेशन आ जाती है। अब अल्ट्रेशन आएगा तो इसकी अमाउंट ज़्यादा होनी है, एक्सेस एक्यूमुलेशन हो जाएगा इनर ईयर में। ये जो इंडोलिम्फ था यहाँ पे, डिस्टेंशन ऑफ मेम्ब्रेन लेबिरिंथ बाय इंडोलिम्फ, अब ये ज़्यादा रहेगा तो जो ये मिडल जो बताई थी कि ये जो ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है वो डिस्टेंशन होगा, फैल जाएगा ज़्यादा प्रेशर की वजह से। अब ये ज़्यादा हो रहा है देन प्रेशर, अब सिंपल सी बात है भाई कि ज़्यादा इंडोलिम्फ है देन प्रेशर भी ज़्यादा होगा, यही इंक्रीज होना प्रेशर, जिसकी वजह से वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर डिसफंक्शन होगा। और इसी के वजह से मतलब वेस्टिब्यूलर कॉक्लियर नर्व इसका काम खत्म। देखो यही तीनों में ये हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल भी है, वेस्टिब्यूल्स भी है, वेस्टिब्यूलर अपरेटस जो कि बैलेंस मेंटेन कर रहा था तो ये भी अफेक्ट होंगे, साथ ही साथ कॉक्लिया भी अफेक्ट होगा ज़्यादा ये होने की वजह से। तो वेस्टिब्यूलर कॉक्लियर मतलब सुनने और बैलेंस दोनों का काम बिगड़ रहा है, नर्व भी यहाँ पे डिसफंक्शन होगा। और इसी वजह से मेनिया डिजीज में आपको वर्टिगो, जो बैलेंस बना रहा था वो बन नहीं पा रहा है, टिनिटस अजीब तरह की साउंड रहेगी,
और हियरिंग लॉस भी रहेगा क्योंकि नर्व इरिटेट हो रहे हैं, अजीब तरह का टिनिटस जैसा साउंड रहेगा। तो ये 3 चीज़ें, दिस इज द रीजन कि वेस्टिब्यूलोकोक्लियर डिसफंक्शन हो गया। तो जब भी हियरिंग लॉस रहेगा, ये सब इम्बैलेंस हो रही है, तो एक अजीब तरह का साउंड, वो टिनिटस भी साथ में रहती है। तो ये 3 को कभी नहीं भूलना है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में तो 3 तो लिखोगे ही, वर्टिगो रहेगा, आउट स्टैंड, मतलब ये सबसे मेन सिम्टम है। पेशेंट फील रूम इज स्पेनिंग अराउंड देम, चक्कर उसे आ रहा है, ऑफन एक कंपनी बाय एन, और जब भी चक्कर आएगी देन वेगस नर्व स्टिमुलेट होगा और नाजिया वॉमिटिंग, ये सब चीज़ें भी साथ में रहेगी। टिनिटस अगर देखें तो यही है कि एक्यूट अटैक जो है वो लास्ट 2 से 4 आवर तक चलता है, अटैक आती है इसमें। देन टिनिटस अगर देखें तो प्रिस्क्राइब एज अ लो fluctuating buzzing and ringing sound often become louder preceding during attack, मतलब उसे सुनाते रहेगा अजीब सा साउंड। और जैसे अटैक जब आती है, जब अटैक आती है इस कंडीशन की, मतलब आते रहता है अटैक, तो और ज़्यादा वो साउंड का आवाज़, मतलब और ज़्यादा सुनाई लगेगा। हियरिंग लॉस, फ्लक्चुएटिंग लो टोन सेंसोन्यूरल, जो कॉकलिया का जो काम है जिससे नर्व, वो मेनली लॉस हो रहा है। डेट यूजुअली यूनिलेटरल, बट हो सकता है कि परमानेंट एंड प्रोग्रेसिव, अगर ठीक ना किया जाए मैनिया डिजीज को तो ये परमानेंट में लीड करेगा। अदर सिम्टम देखें तो अ सेंस ऑफ प्रेशर, इरिटेबिलिटी एंड डिप्रेशन जैसे भी कंडीशन उसमें देखने। अब हमेशा टिनिटस, वर्टिगो, ये सब की कंडीशन तो सिंपल सी बात है, और इंडोलिम ज़्यादा तो प्रेशर भी रहेगी, इरिटेबिलिटी एंड डिप्रेशन में भी हो जा सकता है। डायग्नोस से करेंगे तो ऑडियोमेट्री से, टू फिजिकल एंड हिस्ट्री का नहीं बताने वाली हूँ, वो तो आप लिखोगे ही लिखोगे, कितना हुआ है, यूज टू कन्फर्म द टाइप, ये ऑडियोमेट्री से। हियरिंग लॉस यहाँ पे हो रही है तो ऑडियोमेट्री से वेवर जो भी रीने था उसे कर लेंगे। इमेजिंग टेस्ट में एमआरआई, ताकि क्या वहाँ कंडीशन हो रखी है, कितना इंडोलिफ या फिर ये सब जानना हो तो हमें एमआरआई करना होगा। स्पेशलाइज टेस्ट में इलेक्ट्रोनिस्टाग्मोग्राफी बता चुकी हूँ, यही वेस्टिबुलो ऑकुलर जो रिफ्लक्स होता है कि गर्म या ठंडा पानी डालते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रोड रहता है, तो ये एबनॉर्मल मूवमेंट जो नॉर्मली जो कि रहना चाहिए उससे अल्टर रहेगा, तो ये किया जाएगा। इस कंडीशन में ये एबनॉर्मलिटी रहती है। एंड इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी भी यहाँ पे किया जाएगा, इसमें मेजर किया जाता है इंडोलिम्फेटिक प्रेशर को, क्योंकि इसमें वही ज़्यादा हो रहा है, तो जो इंडोलिम्फ था उसकी प्रेशर को इसके थ्रू देखा जाएगा। लेबोरेटरी टेस्ट में कंडक्टेड रूल आउट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, तो इन्हीं से मतलब पता चल जाएगा कि हाँ ये कंडीशन मेनिया डिजीज का है। मैनेजमेंट अगर देखें तो मेडिकल एंड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करना है। सबसे पहले तो एक्यूट अटैक में मेडिकेशन जैसे कि एट्रोपिन देंगे, ये वेगल ब्लॉकर करेगा। इसे क्यों देना था, क्योंकि जब भी वर्टिगो कंडीशन आती है तो वेगस नर्व उस टाइम पे स्टिमुलेट हो जाता है, इसीलिए हम लोग इस टाइम पे एट्रोपिन देते हैं। डायजेपाम देते हैं एंड एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन क्या करेगा, ऑटो इम्यून ब्लड वेसल, यहाँ पे ब्लड वेसल्स का देखे थे तो उसमें इसके लिए यहाँ पे ये देते हैं एपिनेफ्रिन भी। मे बी यूज टू कंट्रोल द अटैक, और इस तरह से अटैक को हम लोग मेंटेन करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ट्रैंकुलाइजर जिसमें कि डायजेपाम आता है, ये सीएनएस, वो इतना चक्कर आ रहा है, टिनिटस अजीब अजीब सा बेर बार बार सीएनएस जो है वो ये सीएनएस को दे रहा है, तो ये सप्रेस करने से थोड़ा सा उसे चैन मिलेगा और वो सो पाएगा। लॉन्ग टर्म कंट्रोल अगर करना है आपको तो लोअर करना होगा इनर ईयर प्रेशर को, मीन्स कि ये उसका जो फ्लूड ज़्यादा है वो हटाना होगा। तो डाययूरेटिक तो उसमें ये हेल्पफुल है, तो क्योंकि फ्लूड का ज़्यादा हो रखा है तो डाययूरेटिक देंगे जिससे कि फ्लूड से उसे रिलीफ मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको आना चाहिए कि मेनिया डिजीज में डाययूरेटिक क्यों देंगे, तो ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट, इसीलिए बेस यहाँ से ही बनता है। डाइट अगर देखें लो सोडियम डाइट हमें देना है क्योंकि सोडियम रिटेन कर रहा था वाटर को, तो ये लो देंगे। साथ ही साथ कैफीन, एल्कोहल, ये सब अवॉइड करवाने बोलना है। एंटीवायरल एंटीमेटिक भी दे सकते हो क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांस। और एंटीमेटिक क्यों, क्योंकि जब वर्टिगो आ रहा था तो वॉमिटिंग भी अटैक के टाइम पे मेनिया डिजीज में पेशेंट में ज़्यादा रहेगा, तो इसीलिए एंटीमेटिक देंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट अगर देखें तो इंडोलिम्फेटिक स्टंट, मतलब स्टंट डाल के ड्रेन करना एक्सेसिव फ्लूड को। लेविरिथेक्टॉमी कर सकते हैं, परफॉर्म व्हेन हियरिंग लॉस हो जाए, कंप्लीट यूनिलेटरल एंड लेविरिथ रिमूव स्टॉप वर्टिगो, क्योंकि इसी के वजह से ऐसी कंडीशन वर्टिगो बार बार आ रहा है, देन हटा दो उसे। ये वेस्टिबुलर नर्व ये सेक्शनिंग कर सकते हैं, इसमें कट किया जाता है नर्व को ताकि स्टॉप कर सके ट्रांसमिशन ऑफ बैलेंस सिग्नल अफेक्टेड एयर, तो इस तरह से इसका सर्जिकल मैनेजमेंट है। नर्सिंग मैनेजमेंट अगर देखें तो सेफ्टी एंड इंजरी प्रिवेंशन करना है, ये सबसे मेन रोल है, बिकॉज उसे बहुत ज़्यादा चक्कर आते रहेगी, तो ये ध्यान देना है। साथ ही साथ बेड जो भी साइड रेल्स है उसे आप कर देना है। एक्यूट केयर इंटरवेंशन की जब उसे अटैक आती है देन कंप्लीट बेड रेस्ट देना है एंड पिलो में उसका हेड को सपोर्ट देना है और उसे स्टेबलाइज कर देना है। इनकरेज द पेशेंट लाई इन अ क्वाइट डार्क रूम ड्यूरिंग अटैक, ये भी
इंपॉर्टेंट होता है। देन साइकोलॉजिकल, क्योंकि एबनॉर्मल आई का भी कनेक्शन देखे थे ना, और ये चीज़ों का ध्यान रखना मेनली, क्योंकि ये चीज़ें भी एमसीक्यू में आ सकता है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट अगर देखें तो प्रोवाइड रीअश्योरेंस ड्यूरिंग एक्यूट अटैक, एंजाइटी, ये सब साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो मेन काम है, पेशेंट को एजुकेट कर देना, इसमें देख लो। एडवाइस अगेंस्ट हाई रिस्क एक्टिविटी, स्विमिंग, डाइविंग, उसे कंडीशन और उसका ख़राब हो सकता है, तो ये सब भी रहा मैनिया डिजीज। तो मैनिया डिजीज में हो क्या रहा है, इंडोलिम्फ ज़्यादा होने की वजह से 3 सिम्टम, जिसमें कि हियरिंग लॉस, टिनिटस एंड वर्टिगो। और इसका मेन रीजन तो नहीं पता, पर इंडोलिम्फ कब ज़्यादा हो सकता है, सोडियम, ये सब भी हम लोग देख लिए, एल्कोहल सब देख लिए। और जब मैनेजमेंट पे आए या फिर पैथोफिजियोलॉजी में मैं दिखाई कि कैसे वो हो रहा है, जब मैनेजमेंट पे आया तो हमारा ध्यान ये था कि कैसे इससे ये तीनों सिम्टम को मैनेज किया जाए। सर्जिकली में भी देखें तो सब इजी ही है, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये आपका पूरा नर्सिंग मैनेजमेंट भी यहाँ पे ख़त्म होता है। और